आरएससी ग्रुप डी को लेकर लगातार कमेंट आ रहे थे। सेफ स्कोर के जो टारगेट वीडियोस कंप्लीट करने थे, इसकी वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। आज फाइनली टाइम मिल गए, तो मेन फोकस इस वीडियो में जो रहने वाला है, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। जो हमारे पास लगभग 75 से 80 दिन है, इस 75 से 80 दिन में किस तरह से, किस सिलेबस के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर कितना फोकस करना चाहिए, मेन फोकस इसके ऊपर होगा। फिर उसके बाद बात करेंगे एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किए जाएंगे आरएससी के द्वारा, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अब एग्ज़ाम शेड्यूल कब से स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आरएससी ग्रुप डी पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। साथ में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल टाइम दिया जाता है 90 मिनट। यहाँ पर मेन फोकस हमें जो अभी के समय करना है, जितने भी कैंडिडेट से बात होती, जो लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट की दिक्कत आ रही है स्पीड में, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो मैं कहूँगा कि मेन फोकस जो रखना चाहिए आपको मैथ के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर और जनरल साइंस के ऊपर। मैथ्स रीजनिंग के सिलेबस आपके सामने है, उसी सिलेबस के हिसाब से आपको आगे बढ़ाना है। बोर्ड मास है, नंबर सिस्टम है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, रेशियो है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क। यानी मेन फोकस आपको सिलेबस के ऊपर रखनी है। और सिलेबस के ऊपर ऐसे फोकस रखनी है ना, जैसे मान लेते हैं आपका बोर्ड मास सबसे वीक है। अब यहाँ पर मेन फोकस करेंगे बोर्ड मास के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। ज़्यादा समय प्रैक्टिस के ऊपर, किसके ऊपर देना है, बोर्ड मास के ऊपर देना है। मान लेते सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आपका जो सेक्शन है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है। और यहाँ पर ऐसे करना है कि इनके ऊपर भी समय देना है, लगातार कंटिन्यू हमें समय देना है, पर समय थोड़ा बचा कर, क्योंकि हमारे पास अब भी समय बहुत ज़्यादा है। अब भी जो हम वर्क कर सकते हैं अपने वीक सेगमेंट के ऊपर ही वर्क करने का समय है। जो आपका वीक सेगमेंट है, वीक सब्जेक्ट है, उस वीक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैथ का चाहे टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बहुत बार दिक्कत हो रही है, आपके पास यूट्यूब पर हज़ारों क्लासेस पड़ी है। आप सबसे पहले जो क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रैक्टिस देख रहे हैं, सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, समय देने के बाद फिर से आप उस लेक्चर के माध्यम से, ज़्यादातर जो कैंडिडेट यहाँ पर करते हैं ना कि 2 मिनट समय दिया, 2 मिनट में नहीं बना, फिर लेक्चर देखने लगते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर 5 मिनट समय दें, थोड़ा सोचने की समय दें कि किस तरह से इस प्रश्न को हमें अप्रोच लेना चाहिए, इसके ऊपर वर्क करें। जैसे ही आप इसके ऊपर वर्क करते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो दिक्कत आते हैं कि प्रश्न को समझने में दिक्कत आते हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और ये कैसे ठीक होगा, आपको समय देना पड़ेगा। चाहे आप नंबर सिस्टम के ऊपर समय बिना दिए आपको नंबर सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होंगे। आपको परसेंटेज के ऊपर प्रश्न को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज समझने के लिए प्रश्न को सबसे पहले समय देना पड़ेगा, उसके बाद आप लैंग्वेज समझ पाएंगे। आखिर प्रश्न चाहती क्या, आखिर प्रश्न को किस तरह से आपको अप्रोच लेना है, जैसे इसके ऊपर समय देना। क्योंकि आपके पास अब भी 80 दिन समय है, एक बहुत बड़ा समय है, 80 से 75 से 80 दिन है। और यहाँ पर आप मैथ और रीजनिंग के अच्छे करने के बाद एक ही अटेम्प्ट, यहाँ पर एक ही सीबीटी है और यहाँ पर एक ही बार में आप आसानी से 70 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। और 70 स्कोर हो गया तो आप समझो आपका काम बन गया, उतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हाँ, नॉर्मलाइजेशन अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल निभाने वाला है, पर नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा बेटर है कि अपने सिलेबस के ऊपर, अपने एक एग्ज़ाम के जो कमांड करने की कोशिश करना है, इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास कुछ है भी नहीं। तो ये हमें फोकस करनी है। फिर आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग में भी ठीक वैसे ही करना है। रीजनिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस यहाँ पर वीक सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा करनी है अभी के समय में। जैसे यहाँ पर आप, हमारे पास 70 दिन है, ठीक है, जिनमें से हम मान के चलते हैं कि इसमें से 40 दिन हम अपने जो वीक सेगमेंट है इसके ऊपर ज़्यादा समय देंगे। और लास्ट जो हमारे पास 30 से 35 दिन है ना, इसमें सारे सब्जेक्ट के ऊपर, वीक सेगमेंट के ऊपर भी मेहनत करेंगे, स्ट्रॉन्ग सेगमेंट के ऊपर भी मेहनत करेंगे, और ये दोनों मिक्स करके मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे, जिससे हमारा एक्यूरेसी भी मेंटेन हो, साथ में स्पीड भी है, दोनों चीज़ आएंगी। यानी बार बार रिवीजन। अब भी जो मेन फोकस करने की ज़रूरत है, आपको प्रश्न समझने में दिक्कत आ रही है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग है, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रहा है, इसके ऊपर आप वर्क करो, लगातार आप समय दो। जल्द आप हारना नहीं है कि जैसे 1 मिनट आप प्रश्न सॉल्व करने के लिए बैठे, 1 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ, फिर सीधे आप वीडियो आगे बढ़ा दिया। वो क्या टीचर जो बता रहे हैं, उस टीचर के जो
पता है, उस अप्रोच को देखने लगे। ठीक है, एक दो प्रश्न के हम वैसे देख सकते हैं, पर आने वाले जो मैक्सिमम प्रश्न होंगे सारे प्रश्न में यही चीज चल रहा है, इसके ऊपर वर्क अब भी करने की जरूरत है। नहीं आप करते, ये आपको मुश्किल में डाल सकता है, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आता है जनरल साइंस के ऊपर, और मैं कहूंगा जनरल साइंस के ऊपर जान लगा दो, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस के ऊपर पूरी तरह से जान लगा दो, यही आपका काम करने वाला है। और ये जनरल अवेयरनेस है ना, अब थोड़े बहुत जनरल अवेयरनेस आप पढ़ते रहो, करंट अफेयर पूरी की पूरी अब भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब भी मेन फोकस आपको सिर्फ इस 3 सब्जेक्ट के ऊपर करना है। आखिरी जो 30 दिन होंगे, लास्ट जो 30 डेज होंगे, यहां पर इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। जो शुरुआत के हमारे पास 40 दिन है, 40 से 45 दिन है, इनके ऊपर फोकस करनी है। और 40 से 45 दिन में कोशिश करना है कि यहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, जो आप जिस प्रैक्टिस कंपनी का आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, उसमें यहाँ से मोर देन स्कोर उठाने की कोशिश करो। जनरल स्टडीज से आपको स्कोर नहीं हो रहा है, निराश होने की जरूरत नहीं है। मेन हमारा जो फोकस कर रहे हैं, हम इस 3 सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इन्हीं 3 सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की अब भी के समय में हमारा कोशिश यही होनी चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट आपका जो होगा ना, मेन स्कोर ला के दे देगा। ये 3 सेगमेंट से आप फाइनल सिलेक्शन लेकर चले जा सकते हो। जनरल अवेयरनेस का लास्ट 30 डेज में आप समय देते हो, ये भी काफ़ी होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 30 डेज इसलिए कर रहा हूँ ना कि आपको ये बात पता है कि इतने सारे शिफ्ट, इतने सारे डे में एग्जाम होने वाले हैं, तो क्या आपसे पूछा जाएगा आपको खुद पता नहीं है। हो सकता है कि आपके फेवर में रहा एग्जाम, आपके हिसाब से क्वेश्चन पूछ दिए तो ठीक है, सब कुछ जो पढ़ा वही आ गए। पर यहाँ पर इतने सारे एग्जाम हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या पूछे जाएंगे किसी को पता नहीं रहेगा। आप कितना भी पढ़ के चले जाएं, कितना भी ज़्यादा समय देते हैं, इसके ऊपर आप 30% भी, जितने भी प्रश्न आए, 100 जो भी कितने प्रश्न है टोटल, यहाँ पर 25 है ना, हाँ नहीं 20 प्रश्न, अब 20 में से आप 10 भी कर लेते हो ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। मेन हमारा टारगेट होगा जनरल अवेयरनेस के लिए सिर्फ 10 स्कोर करने के लिए। बाकी यहाँ पर साइंस से हमारा टारगेट होगा 22 प्रश्न टैकल करने के लिए। मैथ से जो टारगेट होगा हमारे 25 में 22 से 23 20 के आसपास हमें स्कोर करने की टारगेट होंगे। 30 में यहाँ पर 25 के आसपास टारगेट रखेंगे, तब जाकर हमारा काम बन जाए। और कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मैथ के भी क्लासेज है, रीजनिंग के भी क्लासेज है, ये जो है ना बहुत आसानी से कवर कर देते हैं। और दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि NSCERT के द्वारा जो भी एग्जाम अभी तक लिए गए, इनके क्वेश्चन पेपर आप एक बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये भी थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग इनके प्रैक्टिस करते हो, तो थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे कि ये लोग किस तरह से आपको प्रश्न पूछते हैं, ये आपको समझ में आएगा। तो इनकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। इनके द्वारा जो भी एग्जाम लिए गए, बस वहाँ के मैथ और रीजनिंग को आप समझने की कोशिश करो। और जनरल साइंस के ऊपर भी ठीक वैसे ही है कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक बार NCERT आपको बुक पढ़ लेनी चाहिए। NCERT या किसी लेक्चर, आपको जहाँ से भी, यदि आपने कहीं से बैच खरीद रखा, उस बैच के ऊपर कम से कम बहुत बार आपको मेहनत कर लेनी चाहिए। ये जनरल साइंस, क्योंकि आपको पता है कि कई शिफ्ट में होने वाला एग्जाम, जो पेपर को टफ भी कर सकता है, आसान भी कर सकता है। आपके फेवर में रहा तो आसान रहेगा, नहीं फेवर में रहा तो टफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें किसी भी हालत में 22 क्वेश्चन के आसपास आसानी से अटेम्प्ट हम ले सकते हैं, आसानी से 22 नंबर के आसपास कर सकते हैं। ये मुश्किल काम नहीं होगा जनरल साइंस में, मैथ में भी मुश्किल नहीं होगा और रीजनिंग में। अब यहाँ पर आपको बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाए, कितना पढ़ के जाओगे, ये बहुत मुश्किल काम होगा। तो लास्ट मोमेंट में करंट अफेयर लास्ट 30 दिन में कैसे करना, हम लोग आगे के समय में बात करेंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक ऊपर इस वीडियो का। यहाँ पर एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, कैसे कंडक्ट होगा RSC के एग्ज़ाम के द्वारा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट थे। एग्ज़ाम शेड्यूल कब तक कराएंगे, तो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम शेड्यूल के ऊपर बता दूँ। आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल फर्स्ट वीक जुलाई या सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में ही, सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में ही आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे RRC ग्रुप डी के। तो आपके पास समय की बात करें तो बहुत कम समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें प्रिपरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर सेकेंड वीक जुलाई में हो जाएगा। अब रही बात एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, यानी एग्जाम शेड्यूल कब तक अनाउंसमेंट कर दिए जाएंगे, तो जून के फर्स्ट वीक हो जाए या जून के सेकेंड वीक हो जाए, जो भी निकल कर आ जाए। जून फर्स्ट वीक, माउस लिखना थोड़ा कभी कभी बहुत दिक्कत होता है, सेकेंड वीक भी हो सकते हैं, सेकेंड वीक में भी चले जाए, जो भी निकल कर आए तो यहाँ पर लिए जा सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड के जो शेड्यूल है, ये सारे शेड्यूल आ जाएंगे, कितने फेजेस में होंगे ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहाँ से आपके पास एक जो कहते हैं ना फुल ऑन स्पीड के साथ, यानी जो भी करना है या मरना है, यानी पूरी तरह से मन लगाकर इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अब भी से ही मेहनत करें, क्योंकि हमारे पास जो
ऑफिशियल नोटिस देखें तो इसके हिसाब से जो डेट बता दी गई, तो ये जो डेट हमारे पास है जुलाई 2022, और तो एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि फर्स्ट वीक जुलाई या सेकेंड वीक जुलाई में आपका स्टार्ट हो जाए, इससे ज़्यादा डिले नहीं जाएगा, ये समय में ही आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब रही बात एग्ज़ाम किस तरह से ये आगे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, तो कई फेजेज़ में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जिस तरह से आपने एनटीपीसी के एग्ज़ाम देखे थे कई फेजेज़ में, लगभग 7 फेजेज़ में एनटीपीसी एग्ज़ाम हुए थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर 6 से 7 फेजेज़ में ये भी एग्ज़ाम होगा। ये लगभग जब से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे कंटिन्यू चलेगा दिसंबर तक, लगभग मेरे हिसाब से एग्ज़ाम चलते ही रहेंगे, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट है। यदि कुछ बार नहीं होते इशू, बीच में सब कुछ सही रहता, तब नवंबर तक आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। अब यदि बीच में कुछ इशू आ जाते हैं, जैसे कोविड वाले से सिचुएशन फिर से ख़राब हो रहा है, ये देखते हुए चलें तो दिसंबर तक उम्मीद रखें कि दिसंबर तक आपका पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाए आरआरसी ग्रुप डी के, क्योंकि बहुत बड़े नंबर पर कैंडिडेट यहाँ पर हैं। अब बात आती है एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा जिस तरह से आपने एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखा, एनटीपीसी के सीबीटी 1 में देखा कि सभी एग्ज़ाम सेंटर आपके लोकल में रहा, यानी आप वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के आसपास बिहार में ही रहते हो, पर वेस्ट बंगाल में आपका सेंटर चल जाएंगे, यानी जो आपके नियर सेंटर है ना वहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही रहेंगे एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि आपको पैन इंडिया एग्ज़ाम होने वाले हैं। पैन इंडिया एग्ज़ाम के मतलब ये होते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर रखे जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में जब एग्ज़ाम सेंटर रखे जाएं, आपका एग्ज़ाम आपके नज़दीकी सेंटर पर लिया जाए या आपके जोन में लिया जाए, दोनों में बात बराबर ही है। चाहे आपके जोन में जाकर लिए जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं इनको ये परेशानी के साथ होगा। अब जितने भी जिस शहर में जाएंगे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क ज़्यादा लोड आएंगे, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाए जाएंगे ना, लोकल आपके एग्ज़ाम सेंटर कंडक्ट करवाए जाएंगे। और एनटीपीसी में भी ठीक ऐसे ही होने वाला है, लोकल आपके एग्ज़ाम सेंटर हो, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है कैंडिडेट का। सभी लोग अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं कि अलग अलग जोन में होंगे, तो मैं तो नहीं लगता कि जिसका जो जोन है वहाँ पर होगा। आपने जहाँ अप्लाई कर रखा है उससे मतलब नहीं, हाँ आपके नियर एग्ज़ाम सेंटर रहने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और कुछ कमेंट्स तो नहीं है। हाँ कैसे कंडक्ट होंगे तो आप सभी को पता है, कई फेजेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, जून के फर्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा, जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक या स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा कब तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। यानी आपका एग्ज़ाम जुलाई के सेकेंड वीक में स्टार्ट होता है, तो यानी 25 से 26 जून के आसपास आपको एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएंगे। आपका पास जो होता है एससी एसटी का पास, ये भी एससी एसटी का पास भी आ जाएंगे। और एग्ज़ाम शेड्यूल कई शिफ्ट में लिए जाने वाले हैं, तो एक शिफ्ट तो है नहीं, जुलाई के लगभग जुलाई में एक फेजेस के एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवा ही, 1 से 2 फेजेस के एग्ज़ाम तो जुलाई में कंडक्ट हो ही जाएंगे। 1 हो जाए या 2 हो जाए, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।